वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों और साथियों। इसके पहले हमने ऑलरेडी हिंदी के जो है 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। महाटेट महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 की हम बात करते हैं और एक नए वीडियो में हम फिर आपके लिए कुछ बेहतर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए। हमारा आपसे वादा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इतने वीडियोज़ भी जो है 10 नवंबर तक कवर कर लिए तो मानिए कि आपका तमाम सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने उन क्वेश्चंस को हम लेकर आ रहे हैं जो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जिस तरीके से टेट की परीक्षा होती है, हम हरियाणा टेट की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ हम यूपी टेट की बात कर लेते हैं, बिहार टेट की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर हिंदी में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र पात्रता परीक्षा, यहाँ पर भी जो प्रीवियस ईयर में 2 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हिंदी के, वो तमाम क्वेश्चन जो है हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर ये सवाल नहीं भी पूछे गए तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल जो है आपको पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपको 4-5 नंबर की पैडागोजी पूछी जाती है, 2 उतारे पूछे जाते हैं गद्य और पद्य में। वो तमाम चीज़ें हम आपको तफसील से कराते रहेंगे। सिर्फ आपने जो है इन वीडियोज़ को जो है ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे आंसर देने से पहले आपने लगाते चलना है। तो मतलब आपको जो है ना एक ठीक ढंग से जो है आपकी प्रैक्टिस वो एग्ज़ाम से पहले हो जाएंगी। और ऐसा समझिए कि आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है वो क्लियर है। 20+ या 25 मार्क्स आपके जो है हिंदी में बनने वाले। हम पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं। इस तरीके से बेहतर क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की जो लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से उसको ज्वाइन कर आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको ये PDF भी जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तो पहले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि पंकज में कौन सा समास है। देखिए कुछ इसी तरीके के प्रश्न जो आपको महाटेट की परीक्षा में हिंदी वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। इससे हटकर आपको कुछ भी वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप ये यकीन जानिए। तो देखिए यहाँ पर पंकज में कौन सा समास है। देखिए जहाँ पर दोनों पद अप्रधान होते हैं वो समास यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि पंकज क्या है, कमल में खिलने वाले को हम कहते हैं पंकज, कीचड़ में खिलने वाले को हम पंकज कहते हैं, मतलब गुलाब। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, म्हणजे ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे यहाँ पर जवाब हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल भी काफ़ी IMP है। पूछा गया है कि अयोगवाह कहा जाता है। तो देखिए अयोगवाह किसे कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके साथ में, संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्पप्राण को या महाप्राण को। तो देखिए अयोगवाह जो है कहा जाता है वो कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। आहा, इस तरीके से हम लिखते हैं ना, ऊपर नुक्ता आएगा यहाँ पर और इधर इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, देखेंगे आप तीसरा सवाल, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। देखिए से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। 4 कारक आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। राहिल ने चाकू से सब्जी काटा। तो देखिए राहिल सब्जी को किससे काट रहा है, चाकू से काट रहा है। जब उसका प्रयोग होता है, मतलब राहिल ने चाकू से, देखिए चाकू से जब आता है तो यहाँ पर हो जाता है करण, क्योंकि किससे काटा जा रहा है तो उससे काटा जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं करण। मतलब से विभक्ति यहाँ पर आती है, क्योंकि राहिल ने चाकू से, जब से आता है तो करण, उसको हम कहते हैं करण कारक, हम उसको कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हरियाणा टेट में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूफी संतों की शैली। अब देखिए सूफी संतों की शैली कौन सी होती है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी। 4 प्रकार आपको यहाँ पर बताए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए कि गज़ल है या मसनवी है, तर्जुमा है या मरसिया है। तो देखिए गज़ल हम किसको कहते हैं, आपको पता है कि गज़ल हम कहते हैं जो शायर लोग लिखते हैं उसको हम गज़ल कहते हैं, तो सूफी लोगों से इसका ताल्लुक नहीं होता है। साथ ही साथ मरसिया जो है वो मरने वाले की याद में पढ़ा जाता है, तो इसका भी ताल्लुक जो है सूफी संतों से नहीं होता है। तर्जुमा भी ये लोग नहीं करते, क्योंकि तर्जुमा करना मतलब अनुवाद करना, मराठी को हिंदी में अनुवाद करना या हिंदी को मराठी में ट्रांसलेट करना, इसको हम कहते हैं। तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मसनवी। मसनवी क्या होती है, मसनवी जो है एक प्रकार की कविताएं होती है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कविताएं होती है और ख़ास कर इसमें भगवान की जो है, भगवान की तारीफ़ की जाती है, ईश्वर की तारीफ़ की जाती है, खुदा की तारीफ़ की जाती है, उसको हम मसनवी कहते हैं। तो सूफी संत क्या करते हैं, अपने ईश्वर की, अपने भगवान की तारीफ़ करते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ है। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन जो है सबसे पहले तो वाराणसी में हुआ है, आपने याद रख लेना, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस घाट पर हुआ है, वाराणसी के किस घाट पर हुआ है। तो देखिए इनका जो निधन हुआ था वो 80 घाट पर हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद अब ये देखिए ये भक्तकाल नहीं है, ये भक्तमाल है, क्योंकि भक्तकाल के रचयिता तो आपको पता है सूरदास है, जिन्होंने श्री कृष्ण जी की जो है कविताएं रची है श्री कृष्ण के बारे में। यहाँ पर भक्तमाल पूछ रहा है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। अब भक्तमाल के रचनाकार कौन है, तो देखिए भक्तमाल के रचनाकार हो जाते हैं नाभा दास। उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। सवाल नंबर 6 यहाँ पर पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। देखिए विद्यार्थी में जो संधि का इस्तेमाल होता है वो होती है दीर्घ संधि, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो सही जवाब यहाँ पर होने वाला है। सवाल नंबर 7 कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं सवाल नंबर 7, हिंदी का पहला पत्र है। देखिए हिंदी का पहला पत्र है, बहुत बहुत IMP ये सवाल है, देश भर के तमाम टेट एग्जाम में मानो कि आप ये सवाल पूछा जा चुका है कि हिंदी का पहला पत्र है उद्दंत मार्तंड। ये जो है ऑप्शन नंबर 4 हिंदी का पहला पत्र होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुई का तत्सम रूप क्या है। तत्सम और तद्भव में आपने फर्क पता कर लेना है। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के वो शब्द जो जैसे के तैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, और तद्भव संस्कृत के वो शब्द जिनको कुछ बदल कर, जिनमें कुछ चेंजेस कर कर इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में या मराठी में, उसको हम तद्भव कहते हैं। तत्सम और तद्भव में यही फर्क है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुई का तत्सम रूप क्या है। तो देखिए सुई का तत्सम रूप है सूची, लेकिन यहाँ पर सूची जो है 2 प्रकार से दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग 2 प्रकार से सूची दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सूची इस तरीके से यहाँ पर जो लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो सही जवाब यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, निर्बलता शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। देखिए यहाँ पर आपको उपसर्ग भी देखना है जो शब्द के पहले लगाया जाता है, और प्रत्यय जो शब्द के बाद लगाया जाता है, तो दोनों में आपको यहाँ पर सही ढंग से सिलेक्शन करना है। बताया जा रहा है कि निर्बलता शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो देखिए मैं प्रत्यय की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर निर्बलता आप ता पढ़ेंगे, आखिर का लो के बाद का जो ता पढ़ेंगे तो आपको अता वहाँ पर नज़र आ जाता है। वहाँ पर आपको क्या नज़र आ जाता है, वहाँ पर आपको अता नज़र आ जाता है, क्योंकि निर्बलता इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो देखिए हमको यहाँ पर अता नज़र आ रहा है, और मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 10 ये रहा आपके सामने। पूछा गया है कि किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या होता है आपको फ़र्क समझ लेना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब पर्सनली एक राहिल नाम का लड़का है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक तापी नदी है वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगी, ताजमहल है जिस तरीके से वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन हम शहर की बात करते हैं तो ये जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि शहर एक नहीं है। ताजमहल एक हो सकता है लेकिन शहर एक नहीं हो सकते, तो ये किसी जात का बोध करा रहे। जैसे अगर आप पहाड़ कहोगे तो ये किसी जात का बोध करा रहा है। अगर आप हिमालय पहाड़ कहोगे तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पहाड़ कहोगे तो पहाड़ अनेक होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे आप कि नगर जो होते हैं वो जातिवाचक हो जाता है, मतलब शहरी आप इसको समझ लेंगे, क्योंकि ये एक जात का बोध करा रहे, ना कि किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल इंसान का ये बोध करा रहे। उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। सवाल नंबर 11 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि योजक चिन्ह है। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, आई थिंक टेट में पूछा गया ये सवाल है कि योजक चिन्ह किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 1 जो इसका वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब देखिए आपको सही वर्तनी को यहाँ पर फिर से एक बार देखना है। शुद्ध शब्दों का यहाँ पर आपको चयन करना है, तो हम थोड़ा सा लिख कर देख लेते। ऐतिहासिक, देखिए आपको ऐतिहासिक यहाँ पर कहाँ नज़र आ रहा है, ऐतिहासिक, जी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको इस तरीके से ऐतिहासिक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब सही शब्द का चयन हमने यहाँ पर कर लिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ हम आते हैं। सवाल नंबर 13 पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या है। देखिए इसके पहले भी ये सवाल हमने ऑलरेडी देख चुके, 2-4 सवाल पहले ही,
कि हिंदी वर्णमाला में या मराठी वर्णमाला में आहा क्या है, तो देखिए इसको मराठी में स्वरादि कहते हैं, हिंदी में इसको हम आयोगाह कहते हैं, और यहाँ पर देखिए आयोगाह भी लिखा, और मराठी में अगर ये पूछा जाए तो मराठी में हम इसको स्वरादि कहते हैं आहा को, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 आप देखेंगे यहाँ पर ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। तो देखिए ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बना है तो इसको हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो जिस तरीके से एक शो बनता है ना, जिस तरीके से को प्लस शो, इस तरीके से क्षो बनता है तो इस तरीके से ज्ञ बना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो बेहतर लगते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बताया जा रहा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह वहाँ पर कौन सा समास होता है। इसके पहले की वीडियोज़ में भी हमने ये क्वेश्चन देखा है आपको, इसके पहले भी मैंने पंकज वाले पहला ही क्वेश्चन था जिसमें पंकज पूछा गया कि कौन से समास का उदाहरण है, तो पंकज जो था वो हमारे बहुव्रीहि समास का उदाहरण था कि जहाँ पर दोनों पद अप्रधान होते हैं। पंकज कहाँ पर खिलता है, तो कीचड़ में खिलता है और उसको हम कमल कहते हैं। तो इस तरीके से इसका बोध होता है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे बहुव्रीहि समास, इसको हम यहाँ पर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में आपको सबसे पहले संख्या देखनी है। शब्द में जो है शुरुआत में ही किसी संख्या का बोध होता है, वहाँ पर हम उसको द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर आपको संख्या कहाँ पर लग रही है, अनन्वय में लग रही है, नहीं लग रही, दिन रात में नहीं लग रही, ये तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, नहीं, चतुरान में नहीं। उसके बाद त्रिभुवन, देखिए त्रिभुवन में आपको संख्या नजर आ रही है, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि अब ये थोड़ा पैडागोजी के क्वेश्चन है, लैंग्वेज पैडागोजी या हिंदी पैडागोजी हम इसको कह सकते हैं। हिंदी पैडागोजी के 4-5 सवाल जो है आपको महाटेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पिछले साल भी 2021 में जो है परीक्षा हुई थी, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो पाँचों क्वेश्चन में आपको हमने आपको जो है हमारे वीडियो के माध्यम से करा दिया, और 2021 का पूरा क्वेश्चन पेपर मतलब आपने कर ही लिया, ऐसा समझ लेना, क्योंकि हमने मिक्स क्वेश्चन जो है आपको डाले हैं पूरे देश भर में जो टेट की एग्जाम होती है वहाँ से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम डैश डैश भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा संप्रेषण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संप्रेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। सवाल नंबर 18 आप यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर 18 पूछा जा रहा है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। तो गलत बात है, एक समान बच्चों की गति नहीं होती है। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, ये भी बात गलत है। अगर बच्चा दूसरे की भाषा सुनेगा तो उसकी बोलने की क्षमता, उसकी भाषा प्रयोगशाला बढ़ेंगी। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत कर रहना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो है वो शुद्ध भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि हमने 3 ऑलरेडी कट कर दिए। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो देखिए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देने का जहाँ जहाँ जिक्र होता है वो आपका जवाब हो जाना चाहिए अक्सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये भी पैडागोजी का क्वेश्चन है, हिंदी पैडागोजी की हम बात करते हैं। बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होंगी। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हो, ठीक है। ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, ये भी ठीक है। घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो, ये भी ठीक है। घर तथा पास पड़ोस परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ होते हो। तो देखिए चारों ऑप्शन जो है वो लगभग पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपको बेहतर से बेहतर ऑप्शन चुनना होता है। सीटेट की या टीईटी की बात हम करते हैं, देखिए सीटेट और टीईटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप सोचते हैं कि हमको सीटेट के जैसे क्वेश्चन टीईटी में देखने के लिए मिलेंगे, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, तो ये गलत बात है। सीटेट में आपको बिल्कुल भी व्याकरण नहीं पूछा जाता है, ग्रामर 2-3 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर आपको भर भर के ग्रामर पूछा जाता है, वो आपका मराठी का सेक्शन हो, आपका हिंदी का सेक्शन हो या फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन हो। साथ ही साथ सीटेट का जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा पैडागोजी के ऊपर डिपेंड होता है। 15 नंबर की पैडागोजी, लैंग्वेज पैडागोजी हर सेक्शन में पूछी जाती है। यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर की पैडागोजी पूछी जाती है। तो सीटेट और टीईटी को आप बिल्कुल कंपेयर नहीं करेंगे। दोनों पेपर के मोड जो है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। टीईटी आप जान रहे हैं क्या टीईटी का रिजल्ट कितना आता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बेहतर से बेहतर ऑप्शन हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना था। हम हमारे आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 20 इस तरीके से पूछा गया है कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है।
मतलब डिक्शनरी। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। देखिए चारों उपयोग है शब्दकोश के, लेकिन सबसे कम वाला हमको देखना है। मैंने आपको बताया कि चारों ऑप्शन है, लेकिन गलत नहीं है, मतलब चारों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम इस्तेमाल कौन सा होगा। तो देखिए अक्षर वर्णों का क्रम जानना, ये जो है सबसे कम इस्तेमाल होगा, बाकी जो है वो ठीक ठीक इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हिंदी के फिर से 20 क्वेश्चन हम आपके सामने आज लेकर आए थे। यहाँ पर आपको भारत भर में जितने भी एग्जाम होते हैं वो तमाम एग्जाम से हम 2-2 4-4 क्वेश्चन उठाकर ला रहे हैं। दिन भर आपके लिए हम मेहनत करते हैं और वो सवाल हम आपके लिए लाते हैं। उम्मीद है कि आपको इसका पूरा का पूरा जो है लाभ 10 नवंबर होने वाले पेपर 1 पेपर 2 में आपको अवश्य इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा, पूरा का पूरा फ़ायदा इसको आपको मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप 20 से 25 नंबर जो है सिर्फ हिंदी के सेक्शन में आप आराम से हासिल कर सकते हैं, जो कि 30 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं और नए क्वेश्चन के साथ।